नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने नेहरू गांधी परिवार के 4 पीढ़ी को एक साथ निशाने पर लिया। मोदी ने पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पर बयानों के कई तीर चलाए। उन्होंने संविधान संशोधन को लेकर जहां पंडित नेहरू पर हमला बोला, वहीं अध्यादेश फाड़े जाने को लेकर राहुल गांधी की घेराबंदी की, जिसको लेकर के अब जो है वो नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, सभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस जहां नरेंद्र मोदी को घेरती नजर आ रही है, वहीं बीजेपी नरेंद्र मोदी के बचाव में उतर चुकी है। हमेशा जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं बोलते हैं, वो सबूत देते हैं कि वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते और अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो नेहरू को बदनाम करते रहते हैं, नेहरू को याद करते हैं। अगर वो नेहरू नहीं होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होता, मैं समझ नहीं सकता हूँ। कल उन्होंने झूठ आफ्टर झूठ, झूठ पर झूठ बोले। इतिहास को एक नया रूप देने में वो तो बहुत माहिर हैं। पहला संशोधन जो किया गया 1951 में, उसके बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया। 1951 में पहला संशोधन क्यों किया गया? 3 कारण थे। एक, सांप्रदायिक प्रचार चल रहा था भयंकर तरीके से पार्टीशन के बाद। दूसरा कारण यह था कि ये जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्गों के लिए जो आरक्षण के प्रावधान थे, वो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया था। और तीसरा कारण यह था कि जमींदारी को हटाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए थे, वो भी अस्वीकार किए गए थे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे निपटने के लिए ये पहला संशोधन आया। राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू सब सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। और मेरे पास एक खत है जुलाई 3, 1950 का, 3 जुलाई 1950 का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं। उनका देहांत दिसंबर 1950 में हुआ। आज उनकी जयंती मना रहे हैं, पर 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि हम कैसे निपटे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों के भाषण से। कानून तो है नहीं, सांप्रदायिक प्रचार कर रहे हैं। और ये कहते हैं प्रधानमंत्री को, माई ओन फीलिंग इज दैट वी हैव टू कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 को देहरादून से सरदार वल्लभ भाई पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है ऐसे चुनौतियों से का सामना करने के लिए। तो ये क्या इतिहास गिना रहे हैं? इमरजेंसी की बात करते हैं। अभी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है क्या? ये भय का वातावरण, धमकी की राजनीति, ये सब क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? 42वां संशोधन की बात की उन्होंने की, 42nd अमेंडमेंट। वो भूल जाते हैं कि 42वां अमेंडमेंट के बाद उसी नए पार्लियामेंट में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, 44वां अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया, जो 42nd अमेंडमेंट को खारिज करता है। और इंदिरा गांधी और सारे कांग्रेस पार्टी ने 44th अमेंडमेंट का समर्थन किया 1978 में, और 1976 में 42वां अमेंडमेंट आया। कर्तव्य की बात करते हैं। हमारा संविधान देखिए, पार्ट 1, पार्ट 4A क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्य, नागरिकों का क्या कर्तव्य है। ये कब आया गया, कब लाया गया? ये लाया गया 42वां अमेंडमेंट। उसके बाद कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद कई सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, पर उन्होंने उचित नहीं समझा इसको हटाने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें। आरक्षण के प्रावधान मजबूत किए गए थे,
तो जो इतिहास, मैं इतिहास की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री से इतिहास की बात करना तो दीवार के साथ बात करने के माफिक है। वो समझेंगे नहीं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या सीखा उन्होंने मुझे पता नहीं, पर ये जो हमेशा बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये चुनावी भाषण था। अरे आज की बात कीजिए ना, अडानी के मामले में चुप, किसान के मामले में चुप, सांप्रदायिक तनाव अलग अलग राज्यों में जो बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में चुप, चीन के साथ जो समझौता कि हम कह रहे हैं हमने समझौता किया है, चीन के साथ आपने क्लीन चिट दी चीन को 19 जून 2020 को आपने चीन को क्लीन चिट दे दिया। आपने कह दिया ना को वहां से आया है ना कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, तो समझौता किसका किया आपने? उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्ते, हमारे संबंध होने चाहिए, उसके बारे में जिक्र नहीं। जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जीडीपी दर काफी मात्रा में घटा है, निजी निवेश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में आप कुछ कहते नहीं। सिर्फ नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी। भाई ये कितनी देर तक ये चलाएंगे आप सरकार, बदनाम कराके? तो खुद आज की बात करिए ना, आज के जो मुद्दे हैं, आज के जो चुनौतियां हैं, आज जो आप करना चाहते हैं। आप इतिहास को दोहराते हैं या उसको नया रूप देते हैं या भविष्य की बात करते हैं, मैं संकल्प लूंगा। आज क्या कर रहे हैं? तो बड़ी अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री बोलते, एक तो सदन में आते ही नहीं है, जब आते हैं और बोलते हैं तो झूठ की गंगा बहाते हैं, बस क्या कहें। ये कांग्रेस पार्टी निरुत्तर है। उन्होंने संसद में आग्रह किया था, संविधान की जब 75 साल हो रहा है, संविधान की आकार लेने में 75 साल अभी देश मना रहा है, उसके ऊपर संसद में, लोकसभा में और आने वाले सप्ताह में राज्यसभा में वितर्क होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐतिहासिक सत्य, उस तथ्य को उन्होंने सदन के सामने रखा। कांग्रेस पार्टी के कोई शर्म नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। कल भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषण के दौरान ऐसे रवैया अपनाया है। सच सुनने को उनको अभी अभ्यास करना पड़ेगा। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बार बार आईना दिखा चुका है। कांग्रेस को धो डाला तो कांग्रेस को ना, कांग्रेस अभी मोदी जी को जाके बोलेगा कि आपने बढ़िया स्पीच दिया है। कांग्रेस तो काल तो जब मोदी जी स्पीच दे रहा था तब कांग्रेस का लोग सुन रहा था, वही बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो वो वाला स्पीच जितना उनका हकीकत जैसे सामने बोलने लगा, उसका बाद वो स्पीच सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा एक व्यक्ति ऐसा होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का कोई शर्म बोल के कोई सीजी नहीं। मोदी जी ने ऐसा सबका लोगों को आईना दिखा दिया कि आप लोगों ने क्या किए थे अपना शासनकाल में। कैबिनेट में पास हुए बिल को भी बाहर तोड़ा गया था, बाहर तोड़ दिए थे। आपने प्रधानमंत्री होते होते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आपने बना लिए थे। सीताराम केसरी जी जो दलित का संतान है, उनको आप बाथरूम में लॉक करके सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष का बनाया थे। तो उसका बाद कांग्रेस को और बोलने के लिए क्या रह गया? आप बोले ये बात झूठ बोला है मोदी जी ने, ये बात तो आप नहीं बोल रहे कि मोदी जी ने ये असत्य बोल रहा है। ये तो दीज आर ऑल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। नेहरू और गांधी परिवार संविधान विरोधी है, आपने भी संविधान विरोधी तो क्या है नहीं कहा, मोदी जी ने तो पूरा आईना दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन में यूसीसी की बात की थी और यूसीसी को लेकर के जो है वो अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। दरअसल पीएम मोदी ने देश के सामने 11 संकल्प रखे, जिसके बाद उत्तराखंड में जो है वहां के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए उन पर आभार व्यक्त किया है। कांग्रेस करती आई है उसका प्रायश्चित करके संभवतः जनता के बीच अपना विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, उसको पुनः हासिल ये लोग कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार सदन के पटल पर
इतिहास की वो सच्चाई दोहराने का काम किया है जिससे हमेशा से इन्होंने मुंह फेरने का काम किया। ये लोग मुझे बताएं ना, जो दुहाई देते रहते हैं आरक्षण की, संविधान की, पूरा लोकसभा का चुनाव उसी पे इन लोगों ने लड़ा कि नहीं लड़ा? उस चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण संविधान बोलते रहे, क्या सन 75 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या नहीं की गई थी? संविधान का अगर सही मायनों में कोई काला अध्याय है तो वो सन 75 का आपातकाल है कि नहीं? ये लोग बताएं ना कि क्या नेहरू जी की जो सोच आरक्षण को लेकर थी, जो पत्र उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा, क्या वो सोच उनकी नहीं थी? झुटलाएं, इन मेरिट्स पे चर्चा करें ना। प्रधानमंत्री जी अपनी भाषण में जो जो बातें बोलते हैं उन बातों को बोलें कि नहीं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इडियट्स कह के राजीव गांधी जी ने संबोधित किया था उन लोगों को जो कि आरक्षण का लाभ लेते हैं। क्या ये बात गलत है? इन सारी बातों का इन्हीं की पार्टी के तीनों प्रधानमंत्रियों का ये जिक्र हो रहा है। इंदिरा जी का हो रहा है, राजीव गांधी जी का हो रहा है, नेहरू जी का हो रहा है। इन सारी बातों को झुटलाएं। हकीकत है कि कांग्रेस एक अपने ही हवा महल में रह रही है, जहां पे इनको लग रहा है कि जो ये कहते हैं वही सत्य है, जबकि इतिहास को अगर पलट के देखा जाए तो जो गलतियां कांग्रेस ने की है, तभी कांग्रेस जैसी पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी का आज ये हर्ष हो गया है कि वो 150 सीटें नहीं जीत पा रही है। जब तक ये लोग अपनी इस गलती को समझेंगे नहीं, कांग्रेस का रिवाइवल, अब तो सर्वाइवल ही मुश्किल है तो रिवाइवल तो क्या ही होगा। 2500 रुपए देंगे मेरी सरकार, राज्य बना, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? और देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के सामने यूसीसी की बात करी है और 11 संकल्प देश के सामने उन्होंने रखे हैं। निश्चित रूप से हमारा राज्य उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पहले ही यूसीसी का विधेयक पारित कर चुका है और हम सौभाग्यशाली मानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के लोग कि ये यूसीसी की जो गंगोत्री है, यूसीसी की गंगा है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को लाभ देगी आने वाले समय में। और कल हैरान करने वाली बात थी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्षों के गौरवशाली देश की यात्रा का वृतांत रख रहे थे, संसद के अंदर जब अपनी बात रख रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोग इस प्रकार से तिलमिलाए थे, इस प्रकार से वो जो है संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है और देश के इन 60 सालों में इन्होंने देश को अनेक तरीके से पीछे धकेलने का काम किया, संविधान का गला घोटने का काम किया, देश की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया और इन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया। और आज ये संविधान को हाथ में लेकर दर्शाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है कि किसका वर्क कल्चर क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, पूरी एनडीए की संविधान में किस प्रकार से आस्था है, किस प्रकार संविधान का सम्मान करते हैं और किस प्रकार से देश के अंदर संविधान को लागू करने का काम हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और जब संविधान सभा के लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, तो उस समय उन्होंने इसका प्रावधान किया था कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और आज उसका पालन देश के अंदर शुरू हो गया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि की। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी स्टैचू पर माल्यार्पण अर्पण करते हुए दोनों ही नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार के माई बहन मान योजना की। दरअसल माई बहन मान योजना की जब से घोषणा तेजस्वी यादव की ओर से की गई है, तभी से इसको लेकर के सियासत बढ़ चुकी है और सियासत इस कदर बढ़ी है कि तमाम नेता अब इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव को घेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से लगातार सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को आकर्षित करने के लिए योजनाएं लाई गई और उन राज्यों में जहां जहां महिलाओं को सीधे तौर पर योजना का लाभुक बनाया गया, उन राज्यों में उन नेताओं की सरकार बनी। और उसी तर्ज पर बिहार में भी, चूंकि बिहार में 2025 में चुनाव है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा उन्होंने की, जिसको लेकर के अब बीजेपी के नेता उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। बिहार के लोग किसी भी हालत में लालू प्रसाद जी के परिवार को सत्ता नहीं देगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर में आज उन्होंने पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल से ग्रसित नहीं रहेगा, बल्कि नक्सलवाद जो है वो छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया, वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे बिहार में माई बहन मान योजना को लेकर के सियासत चरम पर है और अब तमाम नेता तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी के कार्यकाल को याद दिलाते हुए तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल 2025 में बिहार में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में हर एक पार्टी अपनी जीत को लेकर के जनता से लोक लुभावन वादे करने को लेकर तैयार है, लेकिन माई बहन मान योजना का जब से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है वह लगातार एनडीए नेताओं के निशाने पर है। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है और साथ ही इस योजना पर भी। थी भाई, बताए ना, 90 का पूरा दशक याद कर ले। इन्हीं के परिवार के 2 मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो उनको याद नहीं आई, उस वक्त तो ना इनको माई याद आई ना बहन याद आई। उस वक्त तो इनको सिर्फ अपना माई समीकरण याद आता था, जिसमें जातीयता के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर ये लोग लोगों को बांटने का काम करते थे। और जिन माई बहन की ये लोग बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं, मेरे ही परिवार में मेरी माँ बहन को गाली दी गई थी कि नहीं दी गई थी, तो ये लोग उनको सम्मान निधि देने की बात करते हैं, जिनको मौखिक सम्मान देना तो दूर, गाली गलोच ये लोग करने का काम करते हैं। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है और ये उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया, एनडीए की सरकारों के द्वारा किया गया। बिहार की जनता जानती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा अलग होती है। आज इनको हर कदम पर इनको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। क्यों नहीं वो दर्जा याद आया था जब केंद्र में इनकी सरकार थी और इनके मंत्री थे? क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी से मांग की? 10 साल तक ये लोग थे ना उस सरकार के साथ, केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने मांग की? और क्यों नहीं इन्होंने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो विपक्ष में जाएंगे तो इनकी भाषा बदलती है, सत्ता पक्ष में आएंगे तो इनकी बोली बदल जाती है। और इनका यही चरित्र जो है ये बिहार की जनता समझ चुकी है, इसलिए इन पे अब विश्वास नहीं है। मणिपुर में दो हाईजैक कर लिया गया है, तेजस्वी कह रहे हैं गोपालगंज।
एक राष्ट्र एक चुनाव फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां सत्ता पक्ष के नेता एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना समर्थन दे रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे बृजभूषण शरण ने जो है वो एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। नेशन वन इलेक्शन ये आज़ादी के बाद जब शुरुआत हुई थी तो एक साथ इलेक्शन चलते थे, लेकिन ये क्रम टूटा और ये क्रम अगर किसी ने तोड़ा तो धारा 356 का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया और चुनी हुई सरकारों को गिराया, जिससे निश्चित समय के अलावा इलेक्शन कराने की ज़रूरत पड़ी। और ये शुरुआती दौर से वन इलेक्शन जो है पूरे देश का एक साथ ही होता था और मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके देश हित में उन्होंने ये फैसला किया है। इलेक्शन रोज़ रोज़ होने से चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, आचार संहिता लगती है और विकास के काम प्रभावित होते हैं और पूरी मशीनरी जो है साल की साल चुनाव में व्यस्त रहती है। और कई जगह पर तो ऐसे देखा गया कि एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, तो 6-6 महीने 7-7 महीने लगातार आचार संहिता लग जाती है। न लोगों के भुगतान हो पाते हैं, न लोगों के कोई काम हो पाते हैं। ये तो पास होगा। दूसरा सवाल ये, संभल में करीब 50 साल से बंद मंदिर जिला प्रशासन ने खोल दिया। बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन ने यहाँ मंदिर दिखा, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। चलिए, प्रशासन को धन्यवाद है, कम से कम एक अच्छा काम किए। तीसरा सवाल है, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना, राम मंदिर के पीछे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जबकि ताजमहल के पीछे के लोगों को हाथ काट दिया गया। मुझे जानकारी नहीं है। किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में खनौरी बॉर्डर पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट पहुंची और उन्होंने किसानों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। बड़े ताऊ चाचा मान लो, दादाजी मान लो, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है और वो हर किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। हर दिन हर घंटा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो मेरी आप सबके माध्यम से भी अपील है, अभी आके जाने का टाइम हमारे पास भी नहीं बचा है। हमें डटना पड़ेगा मैदान में। मैदान की लाइन को अगर बार बार टच करके जाएंगे तो विरोधी भी सोचता है कि कमजोर है। अभी मैदान में डट के लड़ने का समय आ गया है। मेरी सभी हरियाणा वासियों से, पंजाब के लोगों से, जितने भी हमारे किसान नेता हैं, जितने भी हमारे हर घर में लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं, अनजान कोई नहीं है इस चीज से। सब लोगों से उम्मीद भी है, आशा भी है, प्रार्थना भी है। डलेवाल जी जैसे लोगों का हमें हाथ अपने सिर पे चाहिए, सही दिशा दिखाने के लिए, संघर्ष में हमेशा लड़ने के लिए, वो जज्बा दिखाने के लिए। इतना लेट मत आना कि कहीं बहुत ज्यादा लेट हो जाए। कल संभव बॉर्डर पे किसान पैदल मार्च जा रहे थे पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू कैसे गोले छोड़े गए, रबर बुलेट मारे गए किसानों के ऊपर, 17 किसान घायल हुए हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये तीसरा अटेम्प्ट था। 101 लोग कुछ ज्यादा नहीं होते हैं। उसको अगर आप बोलोगे उग्रवादी हैं, ये हम पे हमला करने आए हैं, तो वो भी गलत है। 101 लोग अगर जा रहे हैं, आपको डिटेल दे के जा रहे हैं, उसके बाद में ये कायरता वाला काम करना, देश बहुत एक इमरजेंसी जैसे हालात पे चल रहा है। जो किसान जिसके ऊपर पूरा देश, पूरी दुनिया जिसके ऊपर निर्भर है, जब धरती पे कुछ नहीं था तब इस किसान ने उस जमीन को भी उपजाने का काम किया था। अगर आज वो रो रहा है, अगर वो आज अपना हक मांग रहा है, सिर्फ उतना हक मांग रहा है जितना उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर जाए, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं मांग रहा है। उसके लिए भी इतना लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। सब लोग कान बंद कर रहे हैं, सरकारें कान बंद कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी तक बातें पहुंचती नहीं है। हम सरकार
एक डेलीगेशन आया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए, वो क्या है? देखिए, ये तो बोलने की और कहने की बातें अलग हो रही हैं सब लोगों की। बोल के जाना कहने से क्या, ना तो दलेवाल जी अपना अनशन तोड़ रहे हैं, ना लोगों को एमएसपी मिल रहा है। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना सरकार को, क्योंकि सरकार जो आज बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल भी उन्होंने संसद में बड़े बड़े भाषण दिए हैं, लेकिन अभी भाषण देने से काम नहीं चलेगा। कल किसानों का एक डिमांड ये भी था कि संसद में हमारी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में ये बात कहा कि किसानों का सुना नहीं जा रहा है, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, उसे लाठियां और आंसू गैस के गोले उसके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं और जो बेनिफिट है वो किसी कॉर्पोरेट घरानों को मिल रहा है। राहुल गांधी ने इस बात को संसद में उठाया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं उठाने की, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हाई टाइम आ गया है। सिर्फ अभी हमारी आवाज उठाने से लोग सुनने वाले नहीं है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, हर कोई सुन रहा है लेकिन काने बंद कर लेते हैं जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। अभी हाई टाइम आ गया है कि मैदान में सबको उतरना चाहिए एक साथ मिलके। विपक्ष हो, चाहे किसान है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग से जितने भी लोग हैं, सबको एक क्रांति के रूप में इस देश में, अगर इस देश की आने वाली अगर नस्ल को बचाना है, फसल को अगर बचाना है, दलेवाल जी जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर बचाना है, उनका हाथ अगर हमारे सिर पे रखना है, तो भी इससे हाई टाइम आ नहीं सकता है कि उनके साथ में खड़े होने का, उनको दिखाने का कि हाँ हम सब एक हैं, एक ताकत के साथ में हम अपना हक लेके रहेंगे। आप इधर आ जाओ। तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।